हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि मेरे बनाए गए नोट्स आपके लिए आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में मदद करें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में, गुप्त एम्पायर के बारे में। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा गुप्त वंश के बारे में, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था। क्या था? हिंदू साम्राज्य था, जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना गया है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे और इतिहासकारों के अनुसार ये कौन सी जाति से थे? वैश्य थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने। तो गुप्त वंश में जो शासन करने वाले शासक हैं वो ये हैं और ये इनका कालक्रम दिया गया है। तो सबसे पहले है श्रीगुप्त, उसके बाद हुए हैं घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले आता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त के इतिहास प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्तों का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम केवल गुप्त था और श्री की उपाधि उसे राजा बनने के बाद धारण की। तो इसका मतलब यह है कि पहले उसका नाम श्रीगुप्त नहीं था, खाली गुप्त था और श्री की जो है उसे उपाधि दी गई। बनारस के पास से इसकी कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। इसमें से एक मोहर पर गुप्तस्य और दूसरे पर श्रीगुप्तस्य अंकित है। वह संभवतः कुछ वर्षों तक मरुंडों का अधीनस्थ शासक था, परंतु बाद में स्वतंत्रता प्राप्त करके उसने महाराज की उपाधि धारण की। ऐसा क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि महाराज की उपाधि किसने धारण की, तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त ने। उसके बाद आता है घटोत्कच। श्रीगुप्त का बेटा कौन था? घटोत्कच। स्कंदगुप्त के समय के सुपिया अभिलेख तथा प्रभावती गुप्त के पूना तामपत्र अभिलेख के अनुसार घटोत्कच गुप्त वंश का संस्थापक था। मतलब जैसा कि हमें पहले बताया गया है कि श्रीगुप्त जो है वो था गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, लेकिन जो कुछ अभिलेख हैं, सुपिया अभिलेख और प्रभावती गुप्त के पूना तामपत्र, उनमें यह भी कहा गया है कि घटोत्कच जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक था। लेकिन जो है हम श्रीगुप्त को ही संस्थापक मानते हैं और सही उत्तर भी श्रीगुप्त ही माना जाता है। परंतु समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। इसको भी महाराजा की उपाधि धारण की। इसके शासन काल की किसी भी घटना की जानकारी नहीं मिलती है। मतलब इसके शासन के बारे में विस्तार पूर्वक कहीं भी नहीं मिला है, इतनी ही जानकारी पर्याप्त होगी। अब आता है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। तो समुद्रगुप्त जो है उसके माता पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, और उसकी माता कौन थी? कुमार देवी। इस विवाह की स्मृति में उसने चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, जिन पर एक ओर कुमार देवी एवं चंद्रगुप्त का चित्र था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है, एक ओर चंद्रगुप्त और कुमार देवी और एक ओर मां लक्ष्मी का चित्र अंकित है। उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था राज्यारोहण की तिथि से गुप्त संवत को चलाना। जो गुप्त संवत था उसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसने आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। शासन के अंतिम चरण में उसने संन्यास ले लिया। उसने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। उसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया। अब जानेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। यह गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक हुआ। उसने आर्यवर्त या उत्तरी भारत के 9 राजाओं को परास्त करके इन राजाओं को अपने राज्य का अंग बना लिया। आठविक नाम की जो एक वन्य जाति थी
कौन सी जाति थी? आटविक नाम की जाति, उसको समुद्रगुप्त ने परास्त किया। इस जाति ने, ऐसा कहा जाता है कि इस जाति ने अशोक के शासन काल में भी बहुत संकट उत्पन्न किया। तो इसको किसने पराजित किया? समुद्रगुप्त ने। उसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्कन के 12 राज्यों को जीता। इनके दरबार के प्रमुख कवि कौन थे? हरिसेन। इनके दरबार के प्रमुख कवि थे हरिसेन। कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के सैन्य कारनामों पर एक शानदार लेख लिखा था। साहित्य एवं संगीत में समुद्रगुप्त की अभिरुचि थी। हरिसेन द्वारा उसे कविराज तथा संगीत का प्रेमी की उपाधि से विभूषित किया गया है। जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत प्रेमी थे, तो इसलिए उनको संगीत का प्रेमी और कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। एक मोहर पर उनको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ये दिखाया गया है ना इसमें, इस तरह से उनको एक मोहर पर भी वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। कवि हरिसेन ने चंपू काव्य शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है वो बहुत बड़ा महाकाव्य है, आपने इसके बारे में इसका नाम भी सुना होगा। तो इसकी रचना किसने की? हरिसेन ने। इस अभिलेख से ही गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। उसे अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण इतिहासकार वी.ए. स्मिथ द्वारा भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई। जो भारत का नेपोलियन है उसके नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। इसको किसने दी थी ये संज्ञा? इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अभिलेखों के अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, परंतु कुछ साहित्य एवं प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि उन दोनों के बीच संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई जो हैं वो कौन थे? रामगुप्त। उनका भी थोड़े टाइम के लिए शासन रहा है। रामगुप्त को पद से हटाकर चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। उसका मूल नाम क्या था? देवराज या देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल नाम था देवराज या देवगुप्त। कुछ वाकाटक अभिलेखों में चंद्रगुप्त के सिक्कों से इसकी पुष्टि होती है कि उनका नाम जो था मूल वो देवराज या देवगुप्त था। गुजरात के शकों को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी एवं विक्रमादित्य जैसी उपाधियां धारण की। कौन कौन सी थी? शकारी और विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा नाम दिए गए हैं इसके देवराज, प्रवरसेन, शकारी, विक्रमादित्य, देवराज या देवगुप्त। ये सभी नाम किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही चीनी बौद्ध यात्री जो था कौन? फाहियान, ये भारत में आया था। ये भी याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके समय में, किसके राज्य में भारत में आया, तो उसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में। उनके शासन काल में कला, साहित्य, स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। जो गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग है वो कौन सा है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल। और जो भारत का स्वर्ण युग माना जाता है वो गुप्त काल को माना जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार में नवरत्न थे, मतलब जो 9 लोग थे उनके नवरत्न थे। वो कौन कौन से थे? धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, वराहमिहिर, खटकरपारा, वररुचि, वेताल भट्ट, कालिदास, ये इनके कौन थे? नवरत्न थे। अब आते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। गुप्त काल में स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। ये इन सभी मंदिरों से देखने को मिलता है, यहाँ की कला का जो विकास था। तो सबसे पहले आता है भूमरा का शिव मंदिर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सतना में। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पन्ना जिले का अजयगढ़ मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ पर है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। खो का मंदिर, नागौद मध्य प्रदेश में। लड़खान का मंदिर, ऐहोल के समीप कर्नाटक में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ पर है? रायपुर के निकट सिरपुर या श्रीपुर बोलते हैं, वो है छत्तीसगढ़ में। और भीतरगांव का मंदिर, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अब आते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। ईंट तथा पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों पर शिखर नहीं मिलते हैं।
इस काल में मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर किया जाता था, जिस पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनी होती थी। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों, उड़ते हुए पक्षियों, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक एवं फूल पत्तियों द्वारा अलंकृत किया गया है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है। मतलब वहां के जो मंदिर पहले होते थे, जैसे अब चोटी बनी होती है मंदिर की, उस टाइम पर चोटी नहीं, बस सपाट होती थी छत। अब जैसे हमारे मंदिरों की चोटी होती है, उस टाइम पर क्या होती थी? सपाट होती थी। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, उनको संपत्ति के अधिकार से अलग कर दिया गया था। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा को भी बढ़ावा मिला। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण प्राप्त होता है, यानी कि उस काल में सती प्रथा भी प्रचलित थी। गुप्त काल में वैश्याओं को गणिका, वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहते थे। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। इस काल में कालिदास, शूद्रक, ये जो कवि हुए हैं, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, भट्ट, भास, विष्णु शर्मा, ये सब जो है साहित्यकार, ये गुप्त काल में ही हुए हैं। पुराणों के वर्तमान स्वरूप का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। रामायण एवं महाभारत की अंतिम रचना भी गुप्त काल में ही हुई है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी, ये सब की, ये याद रखिएगा, ये सब गुप्त काल में ही हुए हैं। गुप्त काल की तुलना पेरिक्लीज युग, एथेंस के इतिहास में तथा एलिजाबेथ युग अंग्रेजी साहित्य के इतिहास से की जाती है। अब आती हैं गुप्त काल की शिक्षा एवं साहित्य, इनके बारे में देखते हैं एक बार। तो जो शूद्रक थे उनकी कौन सी रचना थी? मृच्छकटिकम। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। महाकवि जो भारवी थे, इनकी थी किरात जुर्नियम। भट्टी जो थे उनकी रावण वध। भास जो है स्वप्नवास वदतम, चारुदत्त, उरुभंग, कड़भा, पंचरात्रि। और जो महाकवि कालिदास थे उनकी ये सभी रचनाएं थी। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, माली विकाग्निमित्रम, मेघदूत, ऋतु संहार। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, वसुवधु की अभिधर्म कोश, दिंगनाथ की प्राण समुच्चय, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, चंद्र की 10 पदार्थ शास्त्र, और महाकवि माघ जो थे उनकी थी शिशुपाल वध। तो ये जितनी भी रचनाएं दी हैं मैंने, ये सभी वही दी हैं जो क्वेश्चन में ज्यादातर पूछी जाती हैं। और ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है गुप्तकाल से संबंधित, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।